अकाउंटिंग रेशियो का हमारे एक कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस है इसके अंदर, जिसमें तुमसे पूछते हैं कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा, वो बताओ। क्या हमारी रेशियो इंप्रूव हो रही है, हमारी रेशियो डिक्लाइन हो रही है, या हमारी रेशियो पे कोई चेंज नहीं आ रहा। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत दिक्कत रहती है इस टॉपिक को लेकर के, और कभी कभी तो 4 मार्क का खाली यही सम आता है, खाली तुम्हें इंप्रूव, डिक्लाइन और नो चेंज बताना होता है। तो हमेशा जो एक स्टूडेंट्स की हमेशा दिक्कत रहती है जिस टॉपिक में, वो ये टॉपिक है इस चैप्टर का। फॉर्मुलेज याद करने एक अलग चीज़ है, इसको अप्लाई करना थियोरेटिकली वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या है टॉपिक के बारे में, हमें क्या करना होगा, हमें ये बताना होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी रेशियो पे क्या इफेक्ट आ रहा है। क्या हमारी रेशियो उसकी वजह से इंप्रूव हो रही है, क्या हमारी रेशियो डिक्लाइन हो रही है, या क्या हमारी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये किसी भी फॉर्मूले के बारे में आ सकता है। तो सबसे जो कॉमन फॉर्मूले के बारे में आता है वो है करंट रेशियो। अब देखो, तुम्हें होपफुली करंट रेशियो का फॉर्मूला याद है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये सब तुम्हारे आते हैं। करंट लायबिलिटी जो एक साल के अंदर पे करनी है। तो कोई भी फॉर्मूला हो, अगर किसी भी फॉर्मूले का न्यूमरेटर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो तुम्हारी इंप्रूव हो जाती है, और अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो हमारी डिक्लाइन हो जाएगी। डिनोमिनेटर का उल्टा होगा, अगर डिनोमिनेटर हमारा बढ़ रहा है तो रेशियो डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो रहा है तो इंप्रूव हो जाएगी। तो सपोज अगर ये रेशियो 2:1 से 3:1 हो गई तो ये रेशियो हमारी इंप्रूव हो गई। अगर 2:1 से 1.5:1 हो गई तो डिक्लाइन हो गई। तो ये बेसिक रूल हर फॉर्मूले में अप्लाई होगा। कभी कभार क्या होता है, हमारी रेशियो 1:1 है, सपोज को हमारी रेशियो 1:1 गिवन है और दोनों एक साथ में तुम्हारे बढ़ रहे हैं, तो एग्री करोगे दोनों एक साथ में बढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। और दोनों एक साथ में कम होंगे तब भी नो चेंज। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिससे ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट से, और रेशियो 1:1 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मगर अगर रेशियो तुम्हारी 2:1 है और दोनों अगर एक साथ में बढ़ जाते हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं सेम अमाउंट से, तो तुम्हारी रेशियो कम हो जाती है। इसको मैं भी एक एग्जांपल से प्रूव करूंगा। और दोनों अगर एक साथ में कम हो जाएंगे तो हमारी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। क्या रीजन की वजह से ये हो रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज को हमारी रेशियो 2:1 है, हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज 2:1 है, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी। अब एग्री करोगे, तुम करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे तो कैश भी कम होगा, करंट लायबिलिटी भी कम होगी। इमेजिनरी अमाउंट ले रहा हूं, 0.5 हमने दोनों में कम कर दिया। तो एग्री करो, जैसे दोनों को पे करा तो देखो हमारी रेशियो 1.5 रेशियो 0.5 हो गई, यानी क्या हो गई हमारी रेशियो अब 3:1 हो गई। तो दोनों की पेमेंट करने की वजह से हमारी रेशियो देखो इंप्रूव हो गई है। तो ये तुम्हारा 2:1 का रूल है। जब भी रेशियो 2:1 हो और दोनों एक साथ में बढ़ रहे हो तो रेशियो डिक्लाइन हो जाती है, और दोनों एक साथ में कम हो रहे होंगे तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। तो ये तुम्हारे एक रूल्स का सेट है, तुम इनको याद कर सकते हो, इनको ध्यान रख सकते हो, या ऐसे खुद भी एग्जांपल्स बना के खुद ही उस वक्त क्रिएट भी कर सकते हो। बस चैलेंज ये है, हमें ये पता हो कि किस पे फर्क पड़ रहा है, करंट एसेट पे या करंट लायबिलिटी पे। कब दोनों पे फर्क पड़ रहा है, कब एक पे फर्क पड़ रहा है, ये तुम्हें समझना होगा। और अगर सपोज तुम्हारी रेशियो 0.8:1 है, पहले वाला पार्ट न्यूमरेटर वाला पार्ट कम है और डिनोमिनेटर तुम्हारा ज्यादा है, तो अगर दोनों एक साथ में बढ़ेंगे तो रेशियो भी इंप्रूव हो जाएगी, और दोनों एक साथ में कम होंगे तो रेशियो भी तुम्हारी डिक्लाइन हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, पूरे एग्जाम्पल में ये सेट ऑफ रूल्स को यूज करना है। ये तुम्हारे पूरे रूल्स का सेट है, इसको बस फॉलो करते रहना, तुम्हारे सारे फॉर्मुले जैसे में अटेम्प्ट हो जाएंगे। बस याद रखना, अगर सिंगल फर्क पड़ रहा है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पे तो तुम्हारा ये रूल अप्लाई होगा, और अगर तुम्हारे दोनों एक साथ में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, फिर डिपेंड करता है कौन सी रेशियो है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर्स देने होंगे। एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज को हमारी रेशियो 2:1 है, यानी ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। अब एग्रीकल्चर गुड्स उधार पे खरीदोगे तो तुम्हारे करंट एसेट भी बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो क्योंकि हमारे दोनों बढ़ रहे हैं तो रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो खुद ही कुछ भी इमेजिनरी अमाउंट ले लो, उसे सॉल्व करके देख लो। और लेते हैं एग्जांपल्स। फिर से हमारी करंट रेशियो 2:1 है, हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स हो गए, हमने शेयर इश्यू करे। अब शेयर इश्यू करने से कैश हमारे पास आएगा, यानी हमारा न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, जबकि शेयर इन दोनों में कहीं आते नहीं है। तो क्योंकि कैश बढ़ रहा है तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। सिंगल फर्क पड़ेगा तो ये वाला सेट ऑफ रूल याद करना, और अगर दोनों पे फर्क पड़ रहा है तो उनमें से एक तुम्हारा ध्यान रखना होगा तुम्हें। एक और एग्जांपल, करंट रेशियो 2:1 है, हमने कैश रिसीव किया डेटर से। अब एग्री हो, कैश रिसीव करोगे करंट एसेट तुम्हारा इंक्रीज होगा, और डेटर्स तुम्हें पैसे दे रहे हैं, मतलब करंट एसेट ही कम हो रहा है, न्यूमरेटर ही बढ़ रहा है, न्यूमरेटर ही कम हो रहा है, तो क्या आंसर लिखोगे, नो चेंज, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारी करंट रेशियो 2:1, फिर सेम ले रहा हूं। परचेज मशीनरी, मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी ना करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है, मगर मशीनरी खरीदो तो कैश जाएगा, यानी हमारा न्यूमरेटर कम हो रहा है,
तो खाली ये कम हो रहा है तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से तुम्हें सम को अप्रोच करना होगा, किस पे फर्क पड़ा है। देखो हर ट्रांजेक्शन में तुम 11 से जानते हो 2 चीजों पे फर्क पड़ता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग है। बस ये ध्यान दो, क्या वो करंट एसेट है, क्या वो करंट लायबिलिटी है, दोनों में फर्क पड़ रहा है, सिंगल पे फर्क पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपने आंसर्स चेंज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स जब हम रिडीम करते हैं ना तो वो करंट लायबिलिटी बन जाते हैं जिस साल उनको पे करना हो। वैसे डिबेंचर्स तुम्हारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, मतलब जब उनकी मैच्योरिटी होती है जिस ईयर में, तो वो तुम्हारी करंट लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पे डिबेंचर्स जो है वो तुम्हारी करंट लायबिलिटी है। अब हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं और रेशियो 2:1 है, यानी एग्री करो दोनों हमारे कम हो रहे हैं। डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी है, जब उनको पे करोगे तो कैश भी जाएगा, तो कैश भी कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है। अब एग्री करो रेशियो 2:1 है, दोनों एक साथ में कम हो रहे हैं, तो वही रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। एक और रेशियो मैं 0.8:1 ले रहा हूं, वो वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। हमने डिबेंचर्स की रिडम्पशन के लिए सेम एग्जाम्पल। अब देखो सेम पहले वाला एग्जांपल है, फिर से डिबेंचर की रिडम्पशन कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, करंट एसेट भी कम हो रहा है। डिबेंचर्स तुम्हारी करंट लायबिलिटी बन चुकी होंगी क्योंकि इस साल हम उनको पे कर रहे हैं। अब दोनों कम हो रहे हैं मगर रेशियो हमारी 0.8:1 है, तो क्योंकि दोनों कम हो रहे हैं तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसका अलग आंसर है, इसका अलग आंसर है, डिपेंड करता है न्यूमरेटर ज्यादा है या डिनोमिनेटर तुम्हारा ज्यादा है, उसके हिसाब से तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, एक और फॉर्मूला तुम्हें ध्यान हो तो लिक्विड रेशियो। इसमें करंट एसेट की जगह यहाँ पे लिक्विड एसेट आते हैं अपॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं। तुम्हें अगर फॉर्मूला याद नहीं तो बता दूं, लिक्विड एसेट्स में स्टॉक इन्वेंट्री नहीं आती और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आते। तो सेम सेट ऑफ रूल सेम है तुम्हारा, तुम कोई भी फॉर्मूले में अप्लाई करो सेम ही तुम्हारा अप्लाई होने वाला है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके लेते हैं। सब उसको लिक्विड रेशियो 2:1 है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स खरीदे, अब गुड्स इनमें कहीं आते ही नहीं है क्योंकि लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होती, तो गुड्स कहीं है ही नहीं, मगर कैश हमारा जाएगा, कैश जाएगा मतलब लिक्विड एसेट कम होगा, लिक्विड एसेट कम होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। तो ये तुम्हें देखो, अभी तुमने अप्रोच अगर समझाओ, पहले तुम्हें जो ट्रांजैक्शन दिया होगा पहले ये समझने की कोशिश करो उसमें क्या 2 चीजें इन्वॉल्व है और क्या वो फॉर्मूले का पार्ट है कि नहीं, उसके हिसाब से तुम्हें इन आंसर्स में से शो करना होगा। एक और लिक्विड रेशियो फिर से 2:1 है। हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स खरीदे। अगर उधार पे गुड्स खरीदोगे गुड्स तो फिर से कहीं आएंगे नहीं, मगर हमने क्यों एक क्रेडिट पे खरीदा, हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर तुम्हारा बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। लिक्विड रेशियो 2:1 है। हमारा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स बेचे, फिर से गुड्स कहीं आएंगे नहीं, उधार पे बेच रहे हैं, जिनको तुम गुड्स उधार पे बेचते हो तुम्हारे डेटर्स है, डेटर्स मतलब करंट लिक्विड एसेट तुम्हारे बढ़ रहे हैं, तो अगर ये बढ़ेगा तो तुम्हारी रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव। तो अगर सिंगल फर्क पड़ रहा है, ये देखो दोनों में फर्क पड़ रहा है, वाला ध्यान रखना। एक और एग्जांपल है तुम्हारा, डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब डिबेंचर्स तुम्हारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब करंट लायबिलिटी कन्वर्ट होगी मतलब ये तुम्हारा कम हो रहा है, ये शेयर में कन्वर्ट हो गए। डिबेंचर्स तुम्हारी करंट लायबिलिटी थी वो शेयर्स में कन्वर्ट हो रही है, यानी करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अब ये कम होगा तो तुम्हारी रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। एक और एग्जांपल, अब रेशियो 1:1 लेके चल रहे हैं, यानी हमारे जो रेशियो 1:1 है। क्वेश्चन में लिखा है परचेज ऑफ लूज टूल्स। अब लूज टूल्स भी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री कहीं आती नहीं है, हम परचेज करेंगे तो हमारा कैश कम हो रहा है, कैश कम होगा न्यूमिनेटर कम होगा, न्यूमिनेटर कम हो जाएगा तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो बुक में ऐसे बहुत सारे तुम्हारे सम्स होंगे, उनको अटेम्प्ट करके देखो। एक और एग्जांपल, लिक्विड रेशियो 1:1 है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस है। अब प्रीपेड एक्सपेंस भी लिक्विड एसेट्स में नहीं आता, मगर कैश हमारा जा रहा है, तो कैश जाएगा तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। 0.8:1 है, यानी अब ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑनर्ड बिल्स पेबल ऑन मैच्योरिटी, बिल्स पेबल की हम पेमेंट कर रहे हैं। अब बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट है, पे करोगे तो ये भी कम होगा, कैश भी कम होगा, दोनों कम हो रहे हैं, मतलब दोनों कम हो रहे हैं, रेशियो तुम्हारी 0.8:1 है। तो अगर दोनों कम हो गए तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। बस ये ध्यान रखिए, तो बस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना, ये सेट ऑफ रूल्स है तुम्हारे, इनको हर फॉर्मूले में अप्लाई करो, तुम्हारे सारे फॉर्मूले इसी के बेसिस पर होंगे तुम्हारे। अच्छा, सेम एक कंसेप्ट डेट इक्विटी रेशियो के बारे में भी देखेंगे, जैसे अपने बाकी के फॉर्मूलेज में देखा, रूल सेम ही है, मगर इसमें कभी है ना दोनों एक साथ में बढ़ते नहीं है, एक साथ में कम होते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट लिखा है कि अगर न्यूमिनेटर बढ़ेगा तो इंप्रूव, न्यूमिनेटर कम होगा तो डिक्लाइन, डिनोमिनेटर का उल्टा चलेगा तुम्हारा। अब डेट में क्या क्या आता है, जब भी तुम कोई लॉन्ग टर्म लोन लोगे, कोई डिबेंचर इशू करोगे तो डेट बढ़ेगा, और अगर तुम शेयर इशू करोगे तो इक्विटी बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से तुम्हें आंसर्स देने होंगे। तुम इक्विटी शेयर्स को पे कर दोगे, रिडम्पशन कर दोगे,
तो ये इक्विटी कम हो जाएगी। कोई प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ जाएगी, हमने कोई लैंड बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, तो कैसे फर्क पड़ेगा, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सब उसको डेट इक्विटी रेशियो 0.5:1 है। सेल ऑफ लैंड है, बुक वैल्यू 3 लाख का, हमने 4 लाख में बेच दिया। अब लैंड कहीं आता नहीं है, कैश कहीं आता नहीं है, मगर 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट की वजह से हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी। अब इक्विटी बढ़ेगी तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। एक और एग्जांपल, फिर से 0.5:1 है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ लैंड, हमने लैंड खरीदा, बदले में उनको शेयर्स दे दिए। अब लैंड फिर से कहीं आता नहीं इन दोनों में, मगर क्योंकि तुम शेयर इशू करोगे इसके बदले में, तो तुम्हारा इक्विटी बढ़ेगा। अब इक्विटी बढ़ेगा तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। अगर तुमने बेसिकली ध्यान दिया हो कि हमें कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, अगर हमें ये क्लियर है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर पे, फिर हम ये रूल्स को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है इस एग्जांपल में। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। शेयर इशू करे मतलब ये बढ़ रहा है, डिबेंचर्स रिडीम करे। अब डिबेंचर्स तुम जानते हो हमारी करंट लायबिलिटी है, अब करंट लायबिलिटी कहीं आएगी नहीं, तो अगर तुम शेयर इशू करें इक्विटी बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगा तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, कैश आ रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं आता। डेटर्स पैसे दे रहे हैं, डेटर्स कम हो रहे हैं, वो भी कहीं नहीं आते, तो यहाँ पे हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या आंसर लिखोगे, नो चेंज। नेक्स्ट फॉर्मूला एक और लेते हैं हम, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब तुम्हें फॉर्मूला याद कर दो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। इसमें ये सब फर्क पड़ सकते हैं तुम्हारे, तो सारा का सारा फिर से मैंने कंसेप्ट आगे लिख दिया है। प्रोप्राइटर्स फंड में ओनर का पैसा आएगा जो हम इक्विटी कहते हैं, और टोटल एसेट्स में पूरी बैलेंस शीट का तुम्हारा टोटल है, पूरे एसेट साइड का टोटल। सपोज को प्रोप्राइटरी रेशियो 2:1 है। टुक अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर ₹2 लाख। अब तुमने बैंक से लोन लिया, अब देखो बैंक से लोन लेंगे तो लोन तो कहीं नहीं आएगा, मतलब तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा मतलब तुम्हारे टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे। अब टोटल एसेट बढ़ेंगे तो मतलब नीचे वाला पार्ट बढ़ रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगी, तुम्हारी डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 0.8:1 है। हमने यहाँ पे परचेज की मशीनरी 1 लाख की। अब तुम 1 लाख की मशीनरी खरीद रहे हो, मशीनरी तुम्हारा टोटल एसेट्स है, बढ़ जाएगा, और कैश तुम्हारा जा रहा है, तो एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, तो तुम्हारा नो चेंज हो जाएगा आंसर। तो क्योंकि टोटल एसेट ही बढ़ रहे हैं, टोटल एसेट ही कम हो रहे हैं, तुम्हारे मशीनरी आ रही है, कैश जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल में रिडीम कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने का मतलब है तुम्हारा ओनर का पैसा कम हो गया, तो ये हमारे कम हो रहे, अब पे करोगे तुम्हारा कैश भी कम हो जाएगा, तो दोनों कम होंगे, और रेशियो दे रखी 0.8:1, तो दोनों कम होंगे तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। 0.8:1 है। फिर से अगले एग्जांपल में, रिडम्पशन ऑफ 9% डिबेंचर्स। तुमने डिबेंचर रिडीम कर दिया, अब डिबेंचर इनमें कहीं आते नहीं है, मगर रिडीम करोगे कैश जाएगा, कैश जाएगा, टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे, टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे, नीचे वाला पार्ट कम होगा, तो रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रूव। तो बहुत सारे एग्जांपल्स, तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर पे किस पे फर्क पड़ रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा अटक जाते हैं कि सर पता नहीं चल रहा न्यूमरेटर पे आ रहा है या डिनोमिनेटर में फर्क पड़ रहा है, फॉर्मूला याद नहीं है। तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर में क्या चीज़ें आती हैं, और कोई भी फॉर्मूला हो, डेट इक्विटी हो, प्रोप्राइटरी रेशियो हो, करंट रेशियो हो, तुम्हें इस बात पे ध्यान देना होगा। एक और एग्जांपल 0.8:1 है हमारी। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में हमने शेयर इश्यू करे फॉर परचेज ऑफ लैंड। अब शेयर इश्यू करे मतलब प्रोप्राइटर्स फंड बढ़ रहा है, और लैंड परचेज क्या मतलब टोटल एसेट बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। अब रेशियो 0.8:1 है, दोनों बढ़ेंगे तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रोप्राइटरी रेशियो के। और भी कुछ फॉर्मुलेस के एग्जांपल्स देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक फॉर्मुला है, तुम्हें अगर याद हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मुला था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू CRF ऊपर आएगा और नीचे एवरेज इन्वेंट्री आता है। अब क्वेश्चन में तुम्हें पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। स्टेट वेदर द रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज और विल हैव नो चेंज। एक एग्जांपल दे रखा है, इससे तुम्हें बताना है, और यहाँ पे कैलकुलेट करने भी बोला हुआ है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली, फिर इस रेशियो का क्या या इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट आएगा हम वो सीखेंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला तुम्हें पता है, CRFO अपन एवरेज इन्वेंट्री। CRFO कैसे आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो CRFO आ जाएगा, यानी 40,000 प्लस 320 माइनस 120, ये तुम्हारा आ गया 240 आ गया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज, यानी ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 120, इसका एवरेज निकाल दो, ये हमारा आ जाएगा 80,000। यानी इस वक्त मेरे CRFO 240 का है और एवरेज इन्वेंट्री 80 की है, तो 240 अपॉन 80 हमारा आंसर इस वक्त कितना आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है।
अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये एग्जाम्पल से यूज करके ये बताना इस रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। इसमें इंक्रीज डिक्रीज से ज्यादा तुम्हें ना फॉर्मूले में पुट करके देखना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है बाकी के फॉर्मूले से। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000, 32,000 की इसकी कॉस्ट थी, यानी तुम्हारा जो स्टॉक है वो 32,000 से रिड्यूस हो गया जो क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक हम जहाँ पे फॉर्मूले में पुट करें, देखो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री है और यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन दोनों में 32,000 रिड्यूस कर दो। तो पूरा सॉल्व करके देखो, ओपनिंग सेम रहेगा, परचेज सेम रहेगी, मगर जो तुम्हारा क्लोजिंग है वो तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा 32,000 से। ऐसे जब तुम एवरेज इन्वेंट्री निकालोगे तो ये भी तुम्हारा 32 से रिड्यूस हो जाएगा। यानी अब मेरे ये है CRFO और ये है मेरी एवरेज इन्वेंट्री। इसको सॉल्व करो, इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 4.25 टाइम्स, यानी पहले थी 3 टाइम्स, अब हो गई 4.25 टाइम्स, बढ़ गई है। तो तुम्हें आंसर में क्या लिखना होगा कि हमारी रेशियो इंक्रीज हो रही है। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कहाँ पे फर्क पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग पहले चीजें पुट करनी पड़ेंगी। फॉर्मूले में पुट करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे अफेक्ट आ रहा है, रेशियो बढ़ रही है या कम हो रही है। एक और एग्जांपल, यहां तक हम सेम ले रहे हैं, खाली ट्रांजैक्शन चेंज करते हैं। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई 40,000 से, यानी यहां पे भी 40 बढ़ा दो, यहां पे भी 40 इंक्रीज कर दो, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 160 का हो जाएगा और ये तुम्हारा 160 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, 2 लाख अपॉन 1 लाख, हमारी रेशियो क्या हो रही है, 2 टाइम्स आ रही है, यानी पहले थी 3 टाइम्स, अब हो गई 2 टाइम्स। तो हमें रेशियो क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई। डिक्रीज लिख दो या डिक्लाइन लिख दो। एक और एग्जांपल इसी का ही, हमने गुड्स परचेज की 80,000 के। अब देखो, गुड्स अगर तुम परचेज करोगे तो तुम्हारी परचेजेस भी बढ़ेंगी और तुम्हारा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ेगा, यानी हमारा यहाँ पे भी 80,000 हमने ऐड कर दिया, ये 4 लाख हो गया, और इसमें भी 80 ऐड कर दिया, मतलब ये 2 लाख हो गया। गुड्स खरीदने से परचेजेस पे फर्क पड़ेगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो जाएगी। तो पूरे फॉर्मूले में पुट कर दो, यानी इस वक्त मेरी CRFO ये आ रहा है। एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, क्लोजिंग में तुम्हारा 80,000 से इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। तो हमारे फॉर्मूले में ये 240 आ रहा है, ये 120 आ रहा है। तो इन्हें तुम्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तुम ओरली कोई रूल बुक यूज करके नहीं कर सकते, इन्हें सॉल्व करके देखना पड़ता है। तो 240 अपॉन 120 कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा, 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 3 टाइम्स से 2 टाइम्स हो गया। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमारा डिक्लाइन हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स विड्रॉन है पर्सनल यूज की। अब गुड्स विड्रॉ करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, तो 10,000 रुपए दोनों जगह से विड्रॉ कर लो, 10,000 यहां पे भी कम कर देना, 10,000 यहां पे भी कम कर दो, यानी ये हो जाएगा 1,10,000 हो जाएगा तुम्हारा, और ये भी 1,10,000 हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूले को बार बार पुट करते रहो, जहां पे चेंज है उसको इफेक्ट दिखाते रहो। यानी अब अगर 2,50,000 डिवाइड बाय 75,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 3.33 टाइम्स, यानी जो हमारे रेशियो है, ध्यान से देखो, इंक्रीज हो गई है। तो ये न्यूमरस एग्जाम्पल्स थे इंक्रीज डिक्रीज वाले, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है वो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा रहती है, रिवीजन चाहिए होती है उनको। तो ये वीडियो तुम्हें होपफुली बहुत ज़्यादा काम आएगी। थैंक यू सो मच।